ग्रह यानी प्लैनेट्स ब्रह्मांड के वो खगोलीय पिंड होते हैं जहां पर जीवन को खोजा जा सकता है। जिस तरह पृथ्वी पर जीवन है, हो सकता है कि ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो, पर ब्रह्मांड इतना विशाल है कि जीवन के पनपने लायक सही वातावरण वाले ग्रहों को खोज पाना ही एक असंभव मिशन लगने लगता है। अरबों खरबों ग्रहों में जीवन के पनपने लायक वही ग्रह होते हैं जो अपने सूर्य का चक्कर एक खास दूरी से लगाते हों, जिससे उन ग्रहों पर न ज्यादा गर्मी पड़े और न ही ज्यादा ठंड। ये ठीक उस खास दूरी पर हों जितनी दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। इस खास दूरी को हैबिटेबल जोन कहा जाता है। इसके कम होने पर ग्रह आग की तरह धधकता है, तो अधिक दूर होने पर वही ग्रह बर्फ का विशाल गोला बनकर अपने तारे के चक्कर लगाता है। एक अनुमान के मुताबिक हमारी आकाशगंगा में करीब 500 अरब ग्रह हैं जो किसी न किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। तो इन सभी ग्रहों में से अगर 0.1% यानी 1000 में से एक ग्रह भी जीवन जीने के लायक दूरी पर और हैबिटेबल जोन में अपने तारे की परिक्रमा करता है, तो कम से कम आकाशगंगा में ही हमें 50 करोड़ ग्रह ऐसे मिल सकते हैं जिनमें जीवन की संभावना हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो पृथ्वी के अलावा भी करोड़ों ग्रह हमारी ही आकाशगंगा में हमें जीवन के पनपने का मौका देते हैं, जिसका अर्थ ये है कि इस ब्रह्मांड में भविष्य में हमें बहुत से ऐसे ग्रह मिल सकते हैं जहाँ पर इंसानों को बसाया जा सके और वहाँ पर एक नई सभ्यता का विकास किया जा सके। पर इतने सारे ग्रहों में से एक परफेक्ट हैबिटेबल प्लेनेट खोजना बहुत मुश्किल काम है। हम यहाँ पर डायरेक्ट किसी प्लेनेट को खोज नहीं सकते हैं, न ही हम एक टेलीस्कोप के जरिए इन ग्रहों को सटीक से देख सकते हैं। सौरमंडल के ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो दूसरे सौरमंडल के ग्रह हमें एक विशालकाय टेलीस्कोप में भी एक पॉइंट जैसे दिखाई देते हैं। बहुत ही ज्यादा धुंधली तस्वीर बनती है जिससे आप इनकी कोई भी डिटेल नहीं निकाल सकते हो। स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीर एक एक्सोप्लैनेट की है जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, पर आप इस तस्वीर को देखकर ये भी नहीं बता सकते कि ये एक प्लेनेट है या कोई और ऑब्जेक्ट है। फिर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से लेकर उसकी हैबिटेबिलिटी और ग्रेविटी की जानकारी निकालना तो बहुत दूर की बात है। पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस छोटे से डॉट में ही इस प्लेनेट की सारी जानकारी छुपी है, जिसे वैज्ञानिक कुछ खास मेथड्स के जरिए निकालकर आपके सामने रख देते हैं। आखिर वैज्ञानिक ऐसा कैसे करते हैं और किस तरह वे सैकड़ों लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट की धुंधली तस्वीर से ही ये पता कर लेते हैं कि इस पर इंसान रह भी पाएंगे या नहीं। ये सभी जानकारी आज आप इस वीडियो में जानोगे और साथ में मैं आपको उस ग्रह की भी सैर पर ले जाऊंगा जो भविष्य में हम इंसानों के लिए एक नया घर हो सकता है। तो देर ना करें और तैयार हो जाएं साइंस और नॉलेज की इस नई वीडियो के लिए। वैज्ञानिक जब भी किसी ग्रह को खोजने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसके स्टार पर वो टेलीस्कोप को सेट करते हैं। ये होस्ट स्टार ही हमें अपने आसपास के प्लैनेट्स के होने के संकेत देता है। प्लैनेट्स जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो जब इन स्टार्स के पास से गुजरते हैं जिसे टेलीस्कोप पहले से ही ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो उस स्टार की लाइट जो टेलीस्कोप पर रिसीव हो रही है उसे कम कर देते हैं। फिर जब प्लैनेट चक्कर लगाते हुए उस स्टार से दूर हो जाता है, तो अब टेलीस्कोप को वापस वही पुरानी लाइट स्टार से रिसीव होने लगती है। इस मेथड में टेलीस्कोप स्टार से आ रही लाइट के कम होने की वजह को ऑब्जर्व करता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई पिंड ऐसा जरूर है जो स्टार और टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन फील्ड से होकर गुजरता है और उस स्टार की लाइट को कम कर देता है। इस मेथड को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है, जो ठीक उसी तरह से है जैसे शुक्र यानी वीनस ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी पर टेलीस्कोप से हम उसके ट्रांजिट को आसानी से देख पाते हैं। यहाँ वीनस अपने से अरबों गुना चमकदार और विशाल तारे के सामने से गुजरता हुआ हमें एक काले धब्बे जैसा दिखाई देता है। ट्रांजिट मेथड से हम स्टार से आ रही लाइट के डिफरेंस से प्लेनेट के आकार के बारे में पता कर सकते हैं। ये मेथड हमें प्लेनेट के रेडियस के बारे में सटीक जानकारी देता है, पर हम इससे ये नहीं देख सकते हैं कि आखिर वास्तव में प्लेनेट दिखाई कैसा देता होगा। पर ट्रांजिट मेथड ही एकमात्र मेथड नहीं है। हमारा अगला मेथड जो प्लेनेट्स को खोजने में हमारी मदद करता है, उसे हम रेडियल वेलोसिटी मेथड कहते हैं। जब कोई प्लेनेट किसी स्टार की परिक्रमा करता है, तो वो वास्तव में उस स्टार की परिक्रमा नहीं करता है, वो उसके वेरी सेंटर की परिक्रमा करता है। हालांकि स्टार का मास प्लैनेट्स के मास से अरबों गुना ज्यादा होता है, तो हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यही लगता है कि प्लैनेट्स स्टार का चक्कर लगा रहे हैं। तो जब कोई भी प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में स्टार के चक्कर लगाता है, तो वो उस स्टार की जगह को ग्रेविटी के कारण थोड़ा बहुत धकेल देता है। जैसे पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो वो उसे करीब 9 सेंटीमीटर धकेल देती है, तो बृहस्पति ग्रह सूर्य को हर सेकंड 13 मीटर तक आगे पीछे करता है। अब यही किसी दूसरे सोलर सिस्टम में भी होता है। वहां जैसे ही होस्ट स्टार अपने प्लेनेट की वजह से कुछ मूवमेंट करता है, तो वो इस मूवमेंट में कभी तो पृथ्वी के पास आता हुआ दिखाई देता है, तो कभी दूर जाता हुआ। तारे की इस मूवमेंट को रेडियल वेलोसिटी कहते हैं।
जो पृथ्वी को साथ में रखकर नापी जाती है। इस मेथड में जब तारा मूवमेंट करता है तो उसकी लाइट को पृथ्वी पर लगे खास डिवाइस रिसीव करते हैं, जिससे ये डिवाइस तारे की मूवमेंट द्वारा कम और ज्यादा होती लाइट की शिफ्ट्स को पहचान कर किसी प्लेनेट के होने का संकेत देते हैं। इस मेथड को डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये ज्यादातर ग्रहों को खोजकर उनके मिनिमम मास को निकालने में मदद करता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने इसके जरिए करीब 880 एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स खोजे हैं, जो कि अब तक के खोजे गए सभी एक्सोप्लैनेट्स का 21% बनता है। वैज्ञानिक ज्यादातर ग्रह इन्हीं तरीकों से खोजते हैं, पर ये तरीके हमें ये तो बताते हैं कि इस स्टार सिस्टम में ग्रह मौजूद है, पर इनसे हम ये नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में क्या इनमें जीवन जीने लायक कंडीशंस हैं या नहीं है। तो अगर किसी ग्रह पर वैज्ञानिकों को उसकी हैबिटेबिलिटी जाननी होती है तो वो उस ग्रह के बायोसिग्नेचर की स्टडी करते हैं। अब ये बायोसिग्नेचर क्या होता है, आइए थोड़ी देर में इसे भी जान लेते हैं। किसी ग्रह पर जीवन जीने लायक कंडीशंस हैं, ये उस ग्रह पर मौजूद केमिकल, मिनरल और एटमॉस्फेयर में मिलने वाली गैसों से पता चलता है। जैसे पृथ्वी पर जीवन के सबूत यहाँ के वातावरण में मिलने वाली ऑक्सीजन और मीथेन गैसें हैं। यहाँ पानी यानी H2O भी काफी मात्रा में है। मीथेन के संकेत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है, जिसकी वजह से यहाँ के वातावरण में ये गैस भारी मात्रा में है। इन्हीं सभी संकेतों के जरिए वैज्ञानिक किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के सबूतों को खोजते हैं। स्टार से आ रही लाइट जब किसी ग्रह पर पड़ती है और वो लाइट जब हमारे टेलीस्कोप में रिसीव होती है तो उसी लाइट के स्पेक्ट्रा में हम इन सभी गैसेस और कंपाउंड्स के साइन खोजते हैं। इन बायोसिग्नेचर्स के जरिए हम मोटे तौर पर तो ये पता कर सकते हैं कि ये प्लेनेट शायद हैबिटेबल हो, पर इन गैसेस को खोजने भर से हम लाइफ के पक्के सबूत नहीं जुटा सकते हैं, क्योंकि मीथेन मंगल और शनि ग्रह के चांद टाइटन पर भी है, पर वहां पर लाइफ के कोई निशान नहीं है। वहीं किसी दूसरे सोलर सिस्टम के प्लेनेट के बायोसिग्नेचर को एनालाइज करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। पृथ्वी से कई लाइट ईयर की दूरी होने के कारण हम इन पर कोई प्रोब नहीं भेज सकते हैं, तो इसलिए हम केवल टेलीस्कोप पर ही निर्भर होकर इनकी स्टडी करते हैं। पर इन सब के बाद भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसी डाटा के जरिए एक ऐसा हैबिटेबल प्लेनेट खोजा है जो भविष्य में हमारा घर हो सकता है। ये ग्रह आकार में भी पृथ्वी की तरह है और रॉकी स्ट्रक्चर का है, तो आइए एक नजर इस ग्रह पर भी डाल लेते हैं। पृथ्वी से 12.2 लाइट ईयर और कहें तो 1200 खरब किलोमीटर दूर एक परदेसी ग्रह है जिसका नाम लुइटन बी है। इसे GJ273b भी कहते हैं। ये ग्रह अपने रेड ड्वार्फ स्टार लुइटन की परिक्रमा एक हैबिटेबल जोन में रहकर करता है, जिसका अर्थ है ये ग्रह ना ही ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म होगा। इस ग्रह को रेडियल वेलोसिटी मेथड के द्वारा खोजा गया था। प्रोक्सिमा बी और रॉस 128b के बाद ये तीसरा सबसे नजदीक का हैबिटेबल प्लेनेट है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। हालांकि ये मास में पृथ्वी से 3 गुना भारी और आकार में 1.5 गुना बड़ा है, जिस कारण इसे सुपर अर्थ कहा जाता है, पर इसकी सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी के बराबर ही आंकी गई है। दूसरी ओर ये पृथ्वी की तुलना में अपने स्टार की 6% ज्यादा लाइट रिसीव करता है, पर इसके स्टार का आकार और तापमान सूर्य से काफी कम होने की वजह से ये ग्रह एक पोटेंशियल हैबिटेबल प्लेनेट बन जाता है। लुइटन स्टार सूर्य से 1/4 हल्का और आकार में केवल सूर्य का 35% है, जिसकी वजह से इस तारे का ग्रह इसके नजदीक होकर भी पृथ्वी के बराबर ही संतुलित तापमान रखता है। जहां पृथ्वी पर संतुलित तापमान और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 255 केल्विन है, तो लुइटन भी 259 केल्विन के साथ पृथ्वी की तरह ही टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। वहीं इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर यानी सतह पर महसूस होने वाला तापमान पृथ्वी के बराबर ही है, जो कि करीब 292 केल्विन और 19 डिग्री सेल्सियस बनता है। इस तापमान में हम इंसान आसानी से रह सकते हैं। वहीं इस ग्रह की अपने स्टार से दूरी की बात की जाए तो यह सूर्य और पृथ्वी की दूरी से 10 गुना कम दूरी पर अपने स्टार की परिक्रमा करता है। जहां पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर रहती है, तो यह ग्रह अपने होस्ट स्टार से 1 करोड़ 36 लाख किलोमीटर दूर रहना पसंद करता है। इतनी पास होने की वजह से ये केवल 18 दिनों में ही अपनी पूरी ऑर्बिट को कवर कर लेता है। हालांकि इसका होस्ट स्टार एक रेड ड्वार्फ है और सूर्य की तुलना में बहुत ही कम हीट, लाइट और सोलर रेडिएशन को पैदा करता है, तो इस वजह से ये एक्सोप्लैनेट हैबिटेबिलिटी और जीवन के लायक कंडीशंस के लिए बहुत बढ़िया माना जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसकी इतनी परफेक्ट लोकेशन की वजह से ये भी मानते हैं कि इस ग्रह पर शायद पहले से ही जीवन होगा और वहां पर कोई एलियन सभ्यता रहती होगी। तो ये जानने के लिए एक संस्था METI यानी मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने दर्जनों भर शॉर्ट म्यूजिक कंपोजिशन
और साइंटिफिक ट्यूटोरियल सेंड किए थे ताकि वे इन्हें डिकोड करके एक ना एक दिन पृथ्वी पर अपना मैसेज हमें जरूर भेजेंगे। पर 1200 खरब किलोमीटर दूर होने की वजह से हम इस प्लेनेट को टेलीस्कोप से डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम केवल इसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। रेडियल वेलोसिटी मेथड से खोजे गए इस एक्सोप्लैनेट का हम अभी मास और स्टार से दूरी ही निकाल सके हैं। इसके बायोसिग्नेचर और दूसरे जरूरी डेटा को खंगालने के बाद ही हम आगे कह सकते हैं कि ये ग्रह जीवन के लायक पक्का है या नहीं। बायोसिग्नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए हमें पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो ये काम हम भविष्य में ही कर सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी ये काम बहुत मुश्किल है। इसके लिए विशेष तरह की टेलीस्कोप चाहिए जो हल्की से हल्की मूवमेंट को भी पकड़कर और ग्रह से आ रही लाइट को एनालाइज करके हमें सटीक जानकारी दे सके। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के मेथड्स बताए हैं जिनकी मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मांड में रेत के कण के बराबर दिखने वाले ग्रहों को भी खोज निकालने में कामयाब रहते हैं। कैसे बायोसिग्नेचर की मदद से वे किसी ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसमें मौजूद इंपोर्टेंट गैसों को एनालाइज करके लाइफ की पॉसिबिलिटी की जानकारी देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और साथ में हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी विजिट करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।